दिस इज सकीना अली और कैसे हैं बच्चा आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस इंटायर चैप्टर को आज की क्लास में हम लोग अंडर 30 मिनट्स कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे अंडर 30 मिनट्स की सीरीज में बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैं ला दी हूँ जिसमें सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिए फॉर योर हाफ ईयरली एंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं किस चीज को कंट्रोल करना है एंड कोऑर्डिनेट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये यार किस तरीके से मेरा ब्रेन और मेरे हैंड्स की मूवमेंट किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल होता है, हम अपने इमोशंस को अपने एक्शंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं हम सभी चीजों को। जैसे ये मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, कैसे मैं कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ, ये हम लोग ह्यूमन बीइंग्स और साथ ही साथ प्लांट्स में भी हम लोग पढ़ने वाले। टॉपिक नंबर 1 हमारा है एनिमल नर्वस सिस्टम। तो हमारे एनिमल्स में नर्वस सिस्टम किस तरीके से होता है। नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड इम्पल्सेस। बच्चा पार्टी यहाँ पर नर्वस सिस्टम का ही पूरा खेल होता है। नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज भेजने में, प्रोसेस करने में, रिसीव करने में। ये किस फॉर्म में करता है? केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में करता है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सेस। ठीक है, सभी चीज के मैसेजेस हमारे जो ब्रेन तक जाते हैं सभी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। अब नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चा पार्टी होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। ये किस चीज से बने होते हैं? एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नेटवर्क होता है हमारे नर्व सेल्स का, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की क्या स्पेशलिटी होती है, क्या फंक्शन होता है? न्यूरॉन्स बच्चा पार्टी इंफॉर्मेशन को सभी पार्ट्स तक भेजता है। देखो, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेटिंग बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। हमारे सारे पार्ट्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में हमारी जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और जो करता है न्यूरॉन। चलिए बात करते हैं कि न्यूरॉन कैसा दिखता है। ठीक है, और न्यूरॉन की थोड़ी सी स्टडी और करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। तो याद रखना न्यूरॉन क्या है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से हमेशा पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम यार बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना। सीबीएसई ने अभी तक पीवाईक्यूज में बहुत बार न्यूरॉन का डायग्राम बनाने को कहा है। तो न्यूरॉन के डायग्राम में हम समझते हैं, पहले ये आप लोग को इस तरीके के जो रूट्स दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये जो अंदर आप लोग को इस तरीके से ब्राउन कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। ये अंदर जो इस तरीके से सर्कल है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ये हमारे रेक्टेंगल शेप के जो इस तरीके से आप लोग को दिख रहे हैं ये होते हैं एक्सॉन। और ये जो हमारे बाद में ये रूट तरीका दिख रहा है ये होती है हमारी नर्व एंडिंग। ये सिंगल न्यूरॉन का आप लोग को डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन अलाइंड लगे हुए होते हैं, एक के बाद वापस से एक न्यूरॉन लगा होगा, वापस से देन एक और न्यूरॉन, देन एक और न्यूरॉन। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन यहाँ पर लगे हुए होते हैं। अच्छा, न्यूरॉन के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है। जैसे अगर दूसरा न्यूरॉन यहाँ लगा है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है बच्चा वाले, ये याद रखना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि साइनेप्स किसको बोलते हैं। दोनों हमारे न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। ठीक है, अब यार कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हमारे यहाँ पर डेंड्राइट पर जाते हैं। डेंड्राइट से वो इंटर होते हैं हमारे सेल बॉडी में, देन न्यूक्लियस में जाते हैं, देन एक्सॉन में जाते हैं, वही हमारे इंपल्सेस, और देन हमारी नर्व एंडिंग तक यहाँ तक वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं। देन वापस यहाँ साइनस में एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चा बाटी, वापस से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे डेंड्राइट में जाना चालू करती है, देन हमारे दूसरे न्यूक्लियस सेल बॉडी में जाते हैं और इस तरीके से हमारा दूसरा न्यूरॉन बनता है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, कितने टाइप्स के यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स की न्यूरॉन हम लोग को स्टडी करना है। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? ये मैसेजेस को सेंड करता है हमारे सेंस ऑर्गन से कहाँ तक? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। तो अब हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि आप लोग को पता है कि कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। हाँ वही टच, फील, आई, यही ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। किस फॉर्म में मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं? तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये आप लोग को टर्म याद रखनी, कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखना बड़ा ज़रूरी। मोटर न्यूरॉन की बात करते हो तो ये क्या करते हैं? मैसेजेस को सेंड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सभी पार्ट तक। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सभी बॉडी पार्ट तक, सभी मसल, सभी ग्लैंड्स में हमारे मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, तो इट कनेक्ट्स न्यूरॉन विथ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम
दीज आर नाइदर मोटर और नॉर सेंसरी न्यूरॉन। अब ये क्या करता है बच्चा, पर ये कनेक्ट करता है, कैसे, किसको कनेक्ट करता है? न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ ही रीजन में, पूरे रीजन में नहीं। ये न्यूरॉन कनेक्ट करता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है हमारा पहला तो है ब्रेन और दूसरा होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, SC लिख रही हूँ, ठीक है। ये ना तो मोटर न्यूरॉन होते हैं और ना ही ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इंटर न्यूरॉन या फिर रिसेप्टर्स। क्या होता है? तो हमारे नर्व्स में कुछ स्पेशलाइज टाइप की टिप्स होती है जो कि सारी डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करती है। कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें? सबसे पहले होता है फोनो रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है हमारे इनर ईयर में और साथ ही साथ हमारी सुनने की जो शक्ति होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग होता है, ठीक है। दूसरा होता है फोटो रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है हमारी आईज के अंदर और हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा विजुअल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, ये स्टिमुलाई आप लोग को एक नया टर्म दिख रहा है, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अभी बारिश का टाइम चल रहा है, इट्स रेनी सीजन। अब जब बारिश आती है तो बड़ी ठंडी सी लगने लग जाती है। अब बाहर ठंडी का मौसम हो गया है, ठीक है, सराउंडिंग की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने किस तरीके से स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया? मैंने कुछ गर्म चीज़ें पहन ली, जैकेट पहन लिया, हुडी पहन ली, ब्लैंकेट ले लिया मैंने। तो उस स्टिमुलाई मतलब सराउंडिंग में जो भी चीज़ हो रही है उसके हिसाब से हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलाई। चलिए, थर्मो रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेन, टच और हीट स्टिमुलाई के, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारी नोज के अंदर और साथ ही ये स्मेल के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोटेरी रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है हमारे टंग के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्शन, टेस्ट डिटेक्शन, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, इस टाइप का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से पढ़ के हो जाइएगा और अच्छे से समझिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एक बहुत क्विक डिसीजन होता है, ठीक है, मतलब जो ब्रेन को बिना पूछे भी लिया जा सकता है, इतना सडन और इतना क्विक डिसीजन होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर हाथ रख लिया, जैसे अगर मैं किसी चीज़ को आयरन कर रही थी, अपने कपड़ों को आयरन कर रही थी और आयरन पर मैंने गलती से हाथ, मेरी फिंगर्स उस पर लग गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा और मैं फटाफट उस हाथ को हटा लूंगी, क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ने कहा कि भाई साहब ये हाथ को वहाँ से हटा लो, ठीक है। अब यार ये होता कैसे, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ बॉडी टू अ स्टिमुलस। अब बाहर हीट थी, मैंने मेरा हाथ हीट पर रख दिया तो मैंने फटाफट से हटा लिया, तो इस तरीके का जो सडन क्विक एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स क्या होते हैं? होता है हमारा नी जर्क, विड्रॉल ऑफ अ हैंड फ्रॉम टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, ये हॉट ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, पर जो हमारा है नी जर्क, बहुत सी बार में घुटने में बड़ा दर्द आने लग जाता है, झटका आ जाता है हम, तो वो भी क्या होता है हमारा एकदम रिफ्लेक्स एक्शन है, सडन और क्विक चेंज, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये जो भी पाथवे हैं जिसमें हमारे नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जो एक पाथवे होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, ठीक है। अब बात करते हैं, हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि जैसे मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट या फिर आयरन पर हाथ रख लिया है, तब मैं किस तरीके से उसको हाथ को पीछे हटाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरे पास कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिस पर मैंने ना हाथ रख लिया है, बहुत गर्म लग रहा है, मैं ऐसा तो नहीं सोचूंगी ना हाँ चलो हाथ को बिल्कुल जलने देते हैं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे गर्म लग रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, तो मैं मेरे हाथ को यहाँ से हटाऊंगी। तो जैसे ही हमने अपने हैंड को किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर रख लिया, तो जो रिसेप्टर होता है ना, जो हीट रिसेप्टर होता है, वो मेरी बॉडी में क्या करेगा, इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेंसरी न्यूरॉन तक ले जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन इसी इम्पल्सेस को आगे ट्रैवल करेगा और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड पर क्यों ले जा रहा है, ब्रेन पर क्यों नहीं ले जाना है? एक सवाल ये बच्चों का बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जल्दी डिसीजन ले लेता है, क्विक डिसीजन ले लेता है एज कम्पेयर टू ब्रेन, इसीलिए हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इम्पल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रैवल करता है। उसके बाद हम लोग ब्रेन पर ले जा सकते हैं, बट ब्रेन एज कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड थोड़े से देर से डिसीजंस को लेता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे इम्पल्सेस यहाँ पर रिले न्यूरॉन पर चले गए। रिले न्यूरॉन क्या करता है? रिले न्यूरॉन कनेक्ट करता है किसको? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। आप लोग को पता है सेंसरी न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को ट्रेवल करता है किसी भी सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? ब्रेन से वापस से मैसेज को कहाँ से ट्रेवल करेगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स तक, मसल्स तक या फिर ग्लैंड्स तक। तो यहाँ से मुझे मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल आया, पर्टिकुलर इम्पल्स आया, वो मेरे हैंड पर गया और मुझे बोला गया कि हाथ को वहाँ से हटाइए।
अब तुम सोचो ये इतनी बड़ी प्रोसेस जो समझने में लग रही है, कितनी मिली सेकेंड्स में ये होती है और हम अपने हाथ को फटाफट से हटा लेते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ है, पहले हमने हाथ रखा तो रिसेप्टर ने हमें बोला कि भाई साहब गर्म चीज़ पर हाथ रख लिया, फिर हमारे जो इम्पल्सेस है वो गए सेंसरी न्यूरॉन तक, सेंसरी न्यूरॉन ने इम्पल्स को कहाँ भेजा, हमारे इम्पल्स को भेजा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, वहाँ से हमारे इम्पल्सेस गए हमारे रिले न्यूरॉन तक, रिले न्यूरॉन ने कनेक्ट करवाया सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने वापस इम्पल्सेस को भेजे हमारे कहाँ पर, मेरे यहाँ इफेक्टर पर, जो कि मसल्स में होते हैं हमारे, कि मुझे यहाँ से हाथ को हटाना है। बच्चा पार्टी आप लोग एक चीज समझिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से काफी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगी, इस वन शॉट को देखने के बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कुछ आप लोग किस तरीके से जो हमारे गिव रीजन्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं बच्चों से, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एसेंशियल रीजन होते हैं, वो नहीं बनते। तो आप लोग किसी वर्कशीट को ले लीजिए जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं है। ना तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ना असर्शन रीजन देखने को मिलेगा, और ना ही आप लोग को ज्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कोई भी वर्कशीट ले लीजिए जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को आ जाए, और वैसे क्वेश्चंस हो जो सीबीएसई ने पहले पूछ रखे, मतलब पीवाईक्यूज भी होने चाहिए। तो मैं आप लोग को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग कोई भी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो उस चैप्टर के बाद आप लोग एक वर्कशीट जरूर सॉल्व कर ले, जो कि हमें सीबीएसई की चैप्टर वाइज वर्कशीट्स आ रही है, ये आप लोग को बच्चा पार्टी की मिल जाएगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ की चैप्टर वाइज आप लोग को हर चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सारी वर्कशीट्स मिल रही है। अब बच्चा पार्टी इन वर्कशीट्स में क्या होता है, तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को साइंस की कोई भी चैप्टर की एक वर्कशीट। जैसे हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी की वर्कशीट 1 है, ठीक है, जो कि आप लोग की लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर होता है, पहला चैप्टर वही है। तो इसमें आप लोग को कुछ एमसीक्यूज दिए हुए देखिए, तो आप लोग का एमसीक्यूज आप लोग को सॉल्व करने, साथ ही साथ आप लोग के जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग को दिए, जैसे व्हाई डू द वॉल्स ऑफ अ ट्रैक आर नॉट कॉलेज व्हेन देयर इज एयर इन इट। तो इसका रीजंस मैंने वन शॉट में बताया था, तो आप लोग ध्यान से जाके मेरा प्रीवियस वन शॉट देख सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। देन ये बहुत सारे आप लोग के 2 मार्क क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए। देन आगे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से आप लोग को 3 मार्क क्वेश्चन आप लोग के दिए हुए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए कि आप लोग को ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को करना है। हाँ, आप लोग के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं कि किस तरीके से असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग को यहाँ टेबल वाले भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से इनका आंसर करना है आप लोग को। साथ ही साथ आप लोग को ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ग्राफ वाले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया तो आप लोग हैबिचुअल हो जाए ग्राफ वाले क्वेश्चन से। एक और ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इस टाइप के आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ गिवन है। बट अगर आप लोग चाहे सीबीएसई की चैप्टर वाइज वर्कशीट को लेना तो आप लोग ले सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल दिया है। यहाँ पर आप लोग की साइंस के लिए भी वर्कशीट आ रही है, सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सभी के लिए आ रही है, और ये मेनली यार स्ट्रिक्टली इसी साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ बच्चा बाटी इसमें सभी आप लोग की इवोल्यूशन चेक होगा, आप लोग की प्रोग्रेस दिखाई जाएगी सभी चीजों की, क्योंकि इसमें एक बारकोड आता है, उस बारकोड को आप स्कैन करेंगे, ये लोग आप लोग की वर्कशीट को चेक करके देंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही लिखे। तो आप लोग बस उस बारकोड को स्कैन करिए और आप लोगों के पास पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर खुल जाए। जैसे आप लोग का क्वेश्चन पेपर है ना, तो सेल्फ इवोल्यूशन शीट होगी, जिससे आपने जितनी चीजें लिखी उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक थी या कुछ चीजें गलत लिख दिए, देन उसके हिसाब से आप लोग को मार्क्स भी अवार्ड किए जाएंगे। साथ ही साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और एक्सपर्ट्स के थ्रू ये वर्कशीट्स आप लोग के लिए प्रिपेयर की गई है। तो चॉइस इज टोटली योर्स, अगर आप लोग को लेनी है तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी टिल नाउ, तो वर्कशीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, मैंने, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को इन वर्कशीट्स के सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप लोग बारकोड की मदद से इनके सॉल्यूशन भी ले सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर से। रिफ्लेक्ट सेक्शन के बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस के, कितने टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। अब यार देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है, जैसे अगर मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे इस लाइन के बाद क्या बोलना है ये मेरे हाथ में, ठीक है, मैं हैंड्स को किस तरीके से मूवमेंट करवा रही हूँ ये मेरे हाथ में, बट ब्रीदिंग रेट मेरे हाथ में नहीं है, डाइजेशन जो मेरे पेट के अंदर होता है वो मेरे हाथ में नहीं है, देन एक्सक्रीशन मेरे हाथ में नहीं है। तो ये क्या है, कुछ ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। तो 2 टाइप की प्रोसेस होती है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे हैंड्स में है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस, ठीक है, तो वॉलेंटरी एक्शंस क्या होता है, जो कि हमारे 4 ब्रेन कंट्रोल करता है। इसमें से ये 2 रिस्पॉन्सेस को ब्रेन कंट्रोल करता है और जो तीसरा रिस्पॉन्स होता है इसको स्पाइनल कॉर्ड आप लोग का कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी, तो इसमें आप लोग का क्या होता है, 4 ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करो तो टॉकिंग, राइटिंग, इनवॉलेंटरी एक्शन, ऐसे एक्शन जो कि मिड और हिंड ब्रेन करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। अब यार ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, लोड मत लो, आगे मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल, हार्ट बीट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, वॉमिटिंग जब आती है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइजेशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस तरीके की चीज़ें। तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कि हमने अभी पूरी स्टोरी देखी ये रिफ्लेक्स एक्शन की, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल कंट्रोल करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे विड्रॉल ऑफ अ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हम किस तरीके से हाथ को हटा लेते हैं गर्म चीज़ों के ऊपर से। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे 3 टाइप के नर्वस सिस्टम हैं, कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इसमें होता है मेरी 2 चीज़ें, कौन कौन सी? पहला होता है ब्रेन, ब्रेन के अगेन 3 टाइप्स होते हैं हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। दूसरा होता है मेरा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट होता है मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें होता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, 2 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा होता है मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये क्या है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है और जो कि बहुत सारे नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। अब यार बच्चा अगर बात करूँ कि ये मेरा ह्यूमन ब्रेन है, तो ये इस तरीके से कुछ 3 लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इनको बोलते हैं मेनिंजेस, इनको मेनिंजेस बोला जाता है। ये जो 3 लेयर है इनको मेनिंजेस बोला जाता है। अब इन मेनिंजेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस तरीके से यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जो कि इनके अंदर फिल होता है। फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको बोला जाता है, जो मेनिंजेस के अंदर हमारा फिल्डअप होता है। और अब यार ये जो फ्लूइड है ना, इसका क्या काम होता है? ये हमें पर्टिकुलर बड़े बड़े शॉक से बचाता है। जैसे कोई अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगना हो तो ये फ्लूइड मेरे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो है ना बड़ी मजेदार बात, ये एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है, कुशन होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। जैसे हम कुशन पर एक कवर चढ़ाते हैं ना, जिस पर हम सोते हैं, उस तरीके से ब्रेन पर हमारा कुशन होता है। कौन होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलिए, हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला होता है सेरेब्रम और यहाँ पर हाइपोथैलेमस, और तीसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों हमारे फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करूँ मैं तो ये रहा मेरा मिड ब्रेन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ हिंड ब्रेन की, तो उसमें मेरे पास अगेन 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरेब्रम। सेरेब्रम अलग है और सेरेब्लम अलग है, ठीक है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन बट सेरेब्लम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर सेरेब्रम की बात करूं मैं, तो सेरेब्रम हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किन किन चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे लॉजिक, रीजनिंग, हम लोग कितना लॉजिकली सोच पाते हैं कितनी चीज़ों को, साथ ही साथ हम लोग की मेमोरी, हम कितना याद रख पाते हैं चीज़ों को, विजुअलाइज थिंकिंग। हम जब हम टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो हम आपको क्या बोलते हैं कि मानो कि ऐसा होगा, तो हम विजुअलाइज थिंकिंग आप लोगों से करवाते हैं। तो आप कितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज थिंकिंग कर पाते हैं, उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है, ठीक है। तो सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, रोते हैं, दीज ऑल टाइप्स ऑफ इमोशन कम्स अंडर इन सेरेब्रम, ठीक है। स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई। तो ऑडिटरी, सुनना और टेस्ट के लिए भी ये हमारी सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। अगर मैं बात करूँ तो हाइपोथैलेमस क्या लाइज करता है? ये हमारे सेरेब्रम से थोड़ा सा नीचे होता है, देखो ना, सेरेब्रम यहाँ है और हाइपोथैलेमस थोड़ा सा नीचे लाइज करता है। अब ये क्या करता है? ये हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, क्या हम किस टाइम पर सो रहे हैं, उठ रहे हैं। स्लीप साइकिल इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ ये हमारे अर्ज को कंट्रोल करता है, किस टाइप के अर्ज को, कि मुझे कब पानी पीना है, मुझे कब खाना खाना है, हमें जो भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है, उस टाइप के अर्ज को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बात करती हूँ सेरेब्रम। अब बताओ सेरेब्रम किसका पार्ट है? सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है, याद रखना ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम की बात करें तो बच्चा ये पोस्चर और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि हमारा पोस्चर कैसा है। हम बहुत सारे, बागा बॉय का देखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बागा का पोस्चर कुछ ऐसा होता है। तो बागा का पोस्चर ऐसा क्यों है? उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेरेब्रम है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, कि जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं बॉल को किक मार रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारे सेरेब्रम, पूरे वॉलेंटरी एक्शंस को। बात करते हैं मेड्यूला की, तो ये अगेन हमारे पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारा मेड्यूला हिंड ब्रेन, ठीक है। याद रखना कौन किसका पार्ट है। ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को हमारे कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर,
वॉमिटिंग, यॉर्निंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग, सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे कब छींकना है ये मुझ पर डिपेंड है, या मुझे कब बगासी आ रही है मुझ पर डिपेंड है ना, ऐसा नहीं होता। पॉन्स क्या करता है, ये हमारे इम्पल्सेस को ट्रेवल करवाता है। कहाँ से कहाँ तक? लोअर सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड तक ये सारे हमारे इम्पल्सेस को ट्रेवल करवाते हैं, मैसेजेस को ट्रेवल करवाता है। साथ ही साथ हमारे हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में भी ये मैसेजेस को ट्रेवल करवाता है, लाइक सेरेब्रम और मिड ब्रेन में। और साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। और ये अपने इम्पल्सेस को कहाँ कहाँ ट्रेवल करवाता है? हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे हो गया सेरेब्रम और मिड ब्रेन, और साथ ही साथ लोअर सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में ये सभी अपने मैसेजेस को, इम्पल्सेस को ट्रेवल करवाता है। बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन होता है। तो ब्रेन को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड की बारी आती है। हमारे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने पढ़ा था पूरा कि हॉट ऑब्जेक्ट पर से हमने किस तरीके से अपने हाथ को हटाया था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। साथ ही साथ ये मैसेजेस को ट्रेवल करवाता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ब्रेन में। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास सेकेंड टाइप पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें दो पढ़ने थे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इन दोनों के डिफरेंसेस मैंने लिख दिए, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ आप लोग को याद रखने में भी परेशानी नहीं होगी। क्रेनियल नर्व क्या होता है? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। 12 पेयर से मतलब एक पेयर में दो पर्टिकुलर होते हैं। यहाँ पर टोटल 24 क्रेनियल नर्व्स होगी। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पाइनल नर्व्स की, यहाँ पर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो अब बताइए टोटल कितने स्पाइनल नर्व्स यहाँ पर हुए। साथ ही साथ क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन, गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन में से निकलते हैं, बहुत सारी हेड के डिफरेंट रीजन्स में जाती हैं। वहीं अगर मैं स्पाइनल नर्व्स की बात करूँ, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और हेड के नीचे वाले रीजन में ये जाती है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारे हेड के बिलो रीजन में ये जाती है। अब हम लोग तीसरे टाइप के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तीसरा है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमें दो टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ने होते हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चा पार्टी? तो पर्टिकुलर ये नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, ये पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन की नीड के हिसाब से उसकी रेट बढ़ा देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसको समझाने के लिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसा है, हम लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पर हमें ऑक्सीजन की नीड ज्यादा हो जाती है। डेट पर्टिकुलर टाइम पर हमारी ब्रीथिंग रेट तेज हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेट। अभी मेरी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, बट जब मैं जॉगिंग करूंगी या फिर रनिंग करूंगी तब मेरी ब्रीदिंग रेट ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हाइटनेस द नीड, तो ये किसी चीज की नीड को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर रनिंग देयर इज एन इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जब हम रन करते हैं हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो दिस इज फुलफिल्ड बाय इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट। तो हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा अपोजिट है इसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ये किसी भी ऑर्गन की रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और किसी भी ऑर्गन की रेट या फिर एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। ये हमारी अप कर देता है और ये स्लो डाउन कर देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब रात को सोते हैं तो हमें इतने ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, एक नॉर्मल स्टेट में होती है, तो ये हमारे स्लो डाउन कर देता है ऑक्सीजन की रेट को, ब्रीदिंग रेट को। चलिए पढ़ते। This type of autonomous nervous system slow downs the activity of an organ that has a breathing rate slows calmly effect। जैसे ड्यूरिंग स्लीप लोग को ये समझ में आ गया कि किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स में। एनिमल्स का तो देख लिया, ह्यूमन बींग्स का देख लिया, प्लांट्स में किस तरीके से होता है। प्लांट्स में भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्सेस के थ्रू ट्रेवल होती है, बट प्लांट्स के पास कोई स्पेशल टाइप का सेल या फिर टिश्यू नहीं होता है। जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में न्यूरॉन होता है, इस तरीके का न्यूरॉन प्लांट्स में यहाँ पर नहीं होता है। तो अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करवाने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू या फिर सेल यहाँ पर नहीं होता है। तो प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है? तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली लाइक ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज दिस ग्रो इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज द प्लांट इज मूविंग। तो यार पर्टिकुलर प्लांट में क्या होता है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलाई मैंने आप लोगों को बताया था कि बाहर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टिमुलाई के वो टूवर्ड्स होगा या फिर अवे फ्रॉम स्टिमुलाई होगा,
मतलब वो अपनी ग्रोथ को शो करेगा किस तरीके से, या तो स्टिमुलाई की डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अगर मेरी स्टिमुलाई यहाँ से आ रही है तो अगर ये स्टिमुलाई की डायरेक्शन में ग्रो करेगा प्लांट, ये स्टिमुलाई के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा, रिस्पॉन्ड जरूर करेगा हमारे स्टिमुलाई को। चलिए देखते हैं, हमारे पास प्लांट मूवमेंट होते हैं, एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट और एक होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट वो होता है जो कि हमारे स्टिमुलाई प्लांट की डायरेक्शन में या फिर उसके अवे फ्रॉम डायरेक्शन मूव करती है, मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ट्रॉफिक मूवमेंट इज टोटली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, बट नास्टिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। नास्टिक मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए ट्रॉफिक मूवमेंट में हमें पढ़ना होता है फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की डायरेक्शन, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन, कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल डायरेक्शन, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की डायरेक्शन और थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब हम लोग किसी भी टाइप के टच, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी की, लाइट हमारी यहाँ से आ रही है, तो लाइट मेरी क्या हो गई, इट इज माई स्टिमुलाई, ये मेरी क्या है, स्टिमुलाई। अब प्लांट स्टिमुलाई को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब जो प्लांट का मेरा जो शूट है, जो रूट्स के ऊपर होता है ना हमारी, ये शूट होता है, तो ये शूट जो है वो हमारी स्टिमुलाई की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमारा प्लांट स्टिमुलाई की डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। बट अगर आप लोग रूट्स को देखेंगे तो रूट्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रही, देखो ना यहाँ से लाइट आ रही तो प्लांट्स तो उसकी डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, बट रूट्स तो उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रही। तो इस टाइप से जो अपोजिट डायरेक्शन में स्टिमुलाई की ग्रो होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर होगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बट शूट कैसा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म पर। तो जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा हमें नीचे खींचती, तभी तो न्यूटन साहब पर नीचे गिर गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं प्लांट की बात करूँ तो ग्रेविटी नीचे खींचती है, बट हमारा जो ये प्लांट है, शूट है, ये तो ऊपर ग्रो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हमें शो कर रहा है। बट अगर रूट्स की बात करें तो ग्रेविटी नीचे खींचती है और रूट्स भी हमारी नीचे होती है, ठीक है, किसी भी प्लांट की, उस हिसाब से जो रूट्स है वो शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। चलिए थर्ड पर बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग को पता है ये पोलन ग्रेन था और ये पोलन ग्रेन हमारी पोलन ट्यूब से यहाँ पर नीचे आया और ये ओव्यूल में चला गया। ओव्यूल में क्या चीज गई, ये फीमेल गैमेट यहाँ पर चला गया। इट पर्टिकुलर फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब जो कि कीमोट्रॉपिज्म है, ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म की। तो वाटर मेरे पास यहाँ पर इस डायरेक्शन में, बट अगर इसकी रूट्स की बात करूँ तो ये यहाँ पर वाटर की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है स्टिमुलाई को, पॉजिटिव तरीके से। तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म की। तो बच्चा पार्टी किसी भी प्लांट अपने अकॉर्डिंग पे आसपास कोई भी सपोर्ट मिलता है तो उस तरीके से ये कुल हो जाता है, ठीक है, ये अपने आप को कांटेक्ट और सपोर्ट चाहता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा ऐसा रोल हो चुका है। ये प्लांट है देखो यहाँ पर, इसने यहाँ पर स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो किया है। ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कांटेक्ट और सपोर्ट, ठीक है, जैसे कोई टच हो गया या फिर कोई कांटेक्ट और सपोर्ट मिलते से वहां पर शो करता है अपने रिस्पॉन्ड को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट की, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का। तो मूवमेंट विच इज नाइदर टूवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। तो दीदी ये ग्रो कैसे करता होगा, हमें क्या पता चलता है कि ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ बच्चा पार्टी, ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा बट ना कि उसकी डायरेक्शन में ग्रो होके और ना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होके, ये सिर्फ ग्रो होगा, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच स्टिमुलाई डज नॉट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट इज नोन एज नेस्टिस, ठीक है। ये उसकी डायरेक्शन में ग्रो नहीं होगा, बट हाँ ग्रो होकर वो रिस्पॉन्ड करेगा कि मैं स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड जरूर कर रहा हूँ, बट डायरेक्शन में नहीं, तो उसके टूवर्ड्स ग्रो होगा और ना ही उससे अपोजिट ग्रो होगा, उसको जैसा मर्जी ग्रो होना है वो वैसा ग्रो होगा, ठीक है। चलिए इसमें होता है हमारे पास प्लांट हार्मोन्स को पढ़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं, एक तो होता है ग्रोथ प्रमोटर जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, और एक होता है ग्रोथ इनिबिटर मतलब ग्रोथ को रोक देता है। प्रमोटर में हमारे पास तीन टाइप होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकिनिन। ग्रोथ इनिबिटर में दो टाइप होते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन क्या काम करता है बच्चा पार्टी। तो ये प्लांट हार्मोन है
जो कि प्रमोट करता है सेल का इनलार्जमेंट में, जो सेल कितना इनलार्ज हो रहा है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये भी प्लांट हार्मोन है बच्चा पार्टी, और ये सेल के डिफरेंशिएशन और ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ अ सीड्स और बर्ड में हेल्प करता है। जैसे आप लोग को पता है कोई भी बर्ड होता है हमारा, ठीक है, जैसे जो फूल को खिलने से पहले उसकी कली बोलते हैं हम, वो बर्ड होता है। जब वो डॉर्मेंसी स्टेट में, जब तक वो फ्लावर नहीं बनाए तब तक वो बर्ड है, वो डॉर्मेंसी स्टेट में, और वो डॉर्मेंसी स्टेट को जब ब्रेक करता है फ्लावर बनने के लिए, उसमें हेल्प कौन करता है, हमारा गिबरेलिन उसमें हेल्प करता है। साइटोकिनिन की बात करूँ तो ये प्लांट हार्मोन होता है जो कि सेल डिवीजन या फिर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। सेल जब डिवाइड होता है या फिर जब स्टोमेटा ओपन होता है उसमें ये हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड ये हमारा क्या होता है, इनहिबिटिंग ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। कैसे रोकता है, जब हमारे फॉलिंग ऑफ लीव्स दिखते हैं ना आप लोग को, जब हमारा स्प्रिंग सीजन होता है, जब नई लीव्स आती है हमारे पेड़ पर, ट्री पर, तब इसका एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। चलिए अब हम लोग हार्मोन्स इन एनिमल्स बात करते हैं कि एनिमल्स में किस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और पर्टिकुलर ग्लैंड्स क्या काम करती हैं। सबसे पहले होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करती है, ये लोकेटेड होती है बच्चापति, ये होती क्या है, तो ये बच्चापति हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, मतलब ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में होती है, सेरेब्रम से भी नीचे ये होती है। आप लोग ब्रेन का डायग्राम देखिए, वहाँ पर ये हाइपोथैलेमस से नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ ही साथ बच्चापति इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। कैसे हार्मोन्स को ये सिक्रीट करती है, जैसे अगर बात करूँ तो ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है जो कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं किसी बच्चे में इसकी डिफिशियंसी हो गई इस हार्मोन की, तो वो कैसा हो जाएगा, डॉर्फिज्म। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है, बहुत बोनी सी दिखाई देते, तो उनके अंदर हमारे ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी थी। ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है ये हार्मोन, तो कैसे अमिताभ बच्चन जैसी हाइट दिखती है, बहुत जिराफ जैसी उनकी हाइट यहाँ पर होती है, तो जिग्नाटस में जैसा दिखता है, बहुत लंबा दिखता है हमें। चलिए नेक्स्ट होता है मेरे पास थायराइड ग्लैंड। तो ये कहाँ पर होती है, ये हमारे नेक में होती है थायराइड ग्लैंड, जो कि ट्रैकिया और लेनेक्स के बीच में हमारे पाई जाती है। ये क्या करती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही साथ बच्चा बटे आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ थायरॉक्सिन। आयोडीन काफी ज्यादा एसेंशियल होता है हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। अगर हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में, कोई भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हो जाए तो उनको गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अब आपसे इस पर पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम आती है कि कोई बच्चा था, ठीक है, उसमें गॉइटर की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें किस चीज़ की डिफिशियंसी होगी, तो आप लोग बोल सकते हो उसमें आयरन की डिफिशियंसी हुई होगी। और कौन से हार्मोन की वजह से हुई होगी, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से हुई होगी। थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। चलिए तीसरे पर चलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये हमारे किडनीज के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये एड्रेनल ग्लैंड इन हार्मोन को सिक्रीट करती है। और साथ ही साथ ये हार्मोन को बोला जाता है फाइट और फ्लाइट। मतलब क्या है, ये हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से किसी को सुनाते हैं, यार आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। और कभी कभी हम काफ़ी ज़्यादा लड़ने के मूड में होते हैं, ठीक है, जब हमारी फाइट हो जाती है किसी से, तो ये पर्टिकुलर उन्हीं हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एमरजेंसी हार्मोन्स इनको कहा जाता है। मतलब ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुख हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता है। नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करना चाहिए। अगर हम बहुत हैप्पी हैं तो एकदम भी हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करो। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तब भी चेहरे से मत दिखाओ कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ठीक है। इट प्रिपेयर्स बॉडी टू फेस एन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ अ फिजिकल स्टेट लाइक डेंजर, इंगर और एक्साइटमेंट, ठीक है। चलिए पैनक्रियाज की बात करते थे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि हमारा क्या वो होता है, पैनक्रियाज, ठीक है। लीफ लाइक ग्रैंड लोकेटेड जस्ट अबोव द स्टमक, स्टमक के अबोव ये लोकेट यहाँ पर करता है। इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि ये दोनों होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है। साथ ही साथ ये क्या सिक्रीट करती है, तो इंसुलिन को सिक्रीट करती है विच रेगुलेट्स शुगर लेवल इन द ब्लड। ह्यूमन बीइंग को डायबिटीज हो जाती है तो किसके लिए हो जाती है और किसकी वजह से हो जाती है, हमारी ये हार्मोन इंसुलिन की वजह से। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो उस इंसान को डायबिटीज यहाँ पर हो जाती है। और डायबिटीज कैसी है, हमारे मतलब जीन से हमें ये पर्टिकुलर डिसीज आती है, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर्स में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो हेरिडिटी वाले चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो किसी इंसान में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये बच्चा आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। ग्लैंड्स पर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वर्कशीट में तो सॉल्व करना नहीं समझ में आए तो बारकोड से आप लोग उसके आंसर्स देख सकते हो।
गोनाइड क्या होता है? ये गैमेट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं मेल में भी और फीमेल में। तो मेल्स की बात करें तो टेस्टिस होता है मेल में और ओवरीज होता है फीमेल्स में। अब टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? मेल हार्मोन, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चेंजेस के लिए प्यूबर्टी के दौरान। जैसे अगर मैं बॉयज़ में बात करूँ तो उनके हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी वॉइस चेंज होने लग जाते हैं, गर्ल्स में पीरियड्स आते हैं एंड काफ़ी सारे चेंजेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। चलिए बच्चा बाटी, यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप बच्चा बाटी ये वन शॉट आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इसी टाइप का पूरा क्लास 10 का कॉन्टेंट मैं आप लोग के इसी चैनल पर लाने वाली हूँ। साथ ही साथ क्लास 11 में आप लोग की इकलौती दीदी जो आप लोग की हेल्प करने वाली। साथ ही साथ बच्चा बाटी मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी टाइप की शॉर्ट सीरीज बहुत सारे चैप्टर्स की मैंने अपलोड कर रखी है, तो प्लेलिस्ट की दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।